अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं फिज़ा फ़हीम और आज मैं एक बार फिर मिस्टर ज़फ़र मोदी के ऑफिस में मौजूद हूं। आइए जानते हैं इनसे आज मार्केट की थोड़ी सी ब्रीफिंग। और आज जो है हमारा टॉपिक थोड़ा सा हट के होगा, पार्ट ऑफ मार्केट के ओवरऑल पर्सपेक्टिव में हम क्या देखते हैं पाकिस्तान का फ्यूचर। तो आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बिल्कुल ओके, थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपने हमें टाइम दिया। अच्छा सर, ये बताएं आज मार्केट की क्या सूरत हाल है। IMF का लोन अप्रूव हुआ लेकिन स्टिल मार्केट इज नेगेटिव, लेकिन 3 दिन से पॉजिटिव जा रही थी कि व्हाट इज दिस इम्पैक्ट। ये एक टेंडेंसी है हमारी मार्केट में कि न्यूज़ जब अफवाहें होती है ना तो उस टाइम मार्केट बढ़ने लगती है, लेकिन जब फाइनल न्यूज़ आती है तो फिर लोग प्रॉफिट टेकिंग कर लेते हैं। और ये 3 दिन से जब वो मार्केट बढ़ रही थी कि अप्रूव हो जाएगा, जब अप्रूव हो गया इसके बाद उन्होंने कहा अब कोई नई खबर नहीं है जो हम इसको और रोकें इन्वेस्टमेंट को, हम इसमें प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। और वही हुआ आज भी। लेकिन एक जो अजीब बात है कि इसके अलावा भी अच्छी खबरें आ रही हैं, उसका इम्पैक्ट आज हमें मिलना चाहिए था। एक तो डॉलर रुपये की पैरिटी में काफ़ी दिनों बाद, ठीक है रुपी डायरेक्शन लेस है लेकिन रुपी ने थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाई है जो एक पॉजिटिव है। फिर अभी ये जो काफ़ी दिन से मैं भी प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि चाइना के जो ट्रिप है वो काफ़ी अहम होगी और उससे हमें पता चलेगा कि आगे की सिमत में पाकिस्तान और चाइना के क्या कोलैबोरेशंस होंगे। काफ़ी सुना है अभी तक तो कि काफ़ी सिग्नेचर्स होंगे, नए इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, तो उसका भी इम्पैक्ट हमें मार्केट में मिलना चाहिए था जो अभी तक नहीं मिला है। अच्छा सर, बात करते हैं लोन की। तो IMF ने जो लोन अप्रूव किया है, फिर चाइना से भी हम लेने वाले हैं। तो सर ओवरऑल देखा जाए तो ये जो है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए किया जा रहा है, लेकिन अगर हम एक बर्ड्स आई व्यू से देखें तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना लोन लेना। तो आप क्या देखते हैं कि हमें ये लोन कब इससे छुटकारा मिलेगा? आप बर्ड्स आई व्यू की बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं किसी भी आई व्यू से देखेंगे तो लोन तो किसी मुल्क के लिए अच्छा होता ही नहीं है। सेल्फ सफिशिएंसी पर ही लोगों का वो होता है और यही ट्रेड पर जो डेफिसिट हो रहा है उसकी वजह से हम लोन ले रहे हैं। वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को, वो फाइनेंस मिनिस्टर को रातों की नींदें उड़ा रहा है, क्योंकि अब आप देखें कि हमारा जो बैलेंस ट्रेड बैलेंस है वो और ख़राब हो रहा है, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है। चाहे आप उसको $90 से ऊपर की ऑयल प्राइसेस को गिन लें, चाहे आप हमारे बाकी इंपोर्ट्स गिन लें। मैं अभी भी देख रहा था कि अभी भी पाकिस्तान में कितने बिलियन डॉलर की तो सिर्फ चाय आती है। और वो ये ऐसी चीज़ है कि उसको तो कोई कंट्रोल करना चाहिए, ताकि ये चीज़ें तो एक अब नए प्रोडक्ट्स आ गए हैं जो चाय को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो उनको आगे लेकर आना चाहिए। और ये जो इतना इम्पोर्ट बिल फूड आइटम्स का बन रहा है उसको भी रिकन्सिडर करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें देखते हुए लोन जिसको हमको लेना पड़ रहा है वो हमें हमारे लिए ना सिर्फ मुल्क के लिए बल्कि गवर्नमेंट के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। You're right सर। और मैंने कहीं पढ़ा भी था कि चाय का जो बिजनेस है, टी का स्पेशली, वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस इन पाकिस्तान। सर बात करते हैं कोल की। कोयले जो है अभी हमने रिसेंट न्यूज़ देखी कि सीपेक प्रोजेक्ट के थ्रू थर्ड पार्टी में निकले हैं और बहुत अच्छी कसीर मिकदार में निकले हैं। तो सर इससे क्या यूजेज होगा इसका, हमारा मुल्क कैसे इसको यूटिलाइज करेगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान? देखिए, हम आपके प्रोग्रामों में कुछ हफ्ते पहले बात कर रहे थे कि OGDC ने कोई नई ऑयल की डिस्कवरी नहीं की है, हमारे पास ना अब गैस ख़त्म हो रही है। तो इसके बाद थर्ड पार्टी का ये जो मिला है अच्छी खासी क्वांटिटी में कोल, और अच्छा कोल मिला है, वो हमें एनर्जी के सेक्टर में बड़ा काम आएगा। और हम ठीक है हमारे कार्बन फुटप्रिंट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, पाकिस्तान को मुश्किलात में भी ले आ सकते हैं कार्बन फुटप्रिंट्स के हिसाब से कि भाई हम अभी भी कोल बेस्ड एनर्जी का सेक्टर चला रहे हैं, लेकिन हम मजबूर हैं। हमारे पास ना न्यूक्लियर का वो है अपना इक्विपमेंट है, ना उससे हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं, जबकि पूरा सेंट्रल एशिया न्यूक्लियर के ऊपर बेस करके वो एनर्जी पैदा कर रहा है जो उनके यहाँ फ्री है। तो वो उनके लिए यही बेनिफिट है कि वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को एनर्जी फ्री में दे रहे हैं, तो वो इंडस्ट्रियाँ बहुत चल रही हैं। हमारे पास ये कोल आने की वजह से हमारे जो इंडस्ट्री पर शॉर्टेज है, फ्री तो नहीं मिलेगा लेकिन जो शॉर्टेज हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी की,
अब उन दिनों में जब ब्रेकडाउन्स होते हैं, जब डैम से पानी से हाइड्रो एनर्जी नहीं पैदा हो रही होती हाइड्रोलिक से, तो वो ये उस टाइम को सब्स्टिट्यूट कर लेगा। जी सर, आपके नज़दीक फॉर द बेटरमेंट अगर हम कोल सेक्टर के बारे में बात करें तो क्या अगर हमें रिसोर्सेज मिल जाते हैं तो क्या ये अकेला सेक्टर हमारे लिए काफ़ी है कि मुल्क को बिल्डअप करने के लिए? देखिए 23 करोड़ आवाम में होने की वजह से, छोटा सा मुल्क होने की वजह से कोई सेक्टर भी काफ़ी नहीं होगा। ये हर एक का ब्लेंडिंग होगी, हर एक के मिक्सिंग होगी। इसमें आपको कोल भी चाहिए, इसमें आपको LNG भी चाहिए, इसमें आपको गैस भी चाहिए, इसमें आपको हाइड्रोलिक डैम्स क्यों बनाने की कोशिश हो रही है कि डैम्स के वाटर की जो एनर्जी है उसको हम कन्वर्ट करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर। तो ये सब का मिक्सचर होता है। हम एज अ मुल्क, हम जो डैम में मुश्किलात आ रही हैं, इतना एक्सपेंसिव डैम बनते हैं कि हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो पैसे नहीं है कि हम डैम्स बना सकें। देखो, जब इंडिया ने जो सबसे बड़ा गिफ्ट अफ़गानिस्तान की पुरानी हुकूमतों को किया, वो उधर एक डैम बना दिया, और आज उस डैम की वजह से अफ़गानिस्तान एक सॉलिड मुल्क होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो हमारे पास तो जो डैम्स बने थे वो 60s में बने थे, इसके बाद तो बने नहीं हैं। और फिर हर डैम पर कंट्रोवर्सी चलती है, कभी कालाबाग डैम पर, कभी कहाँ। फिर इंडिया ने तो आप देखो कि अपने डैम्स को, बगलीहार और गंगा जमुना को और बड़ा, और हमारे पानी रोकने तक की उनकी हिम्मत हो गई है, यानी इनकी एबिलिटी हो गई है। तो ये सब देखते हुए इस तरह का मिक्स हमको रखना पड़ेगा हमारे मुल्क को एनर्जी दिलवाने के लिए। ठीक सर, कालाबाग डैम की बात की जाए तो बहुत ज़ोरों शोर से जो है ना डोनेशंस जमा किए जा रहे थे कि इतने रुपए दें, यहाँ पे मैसेज करें। तो सर उसका क्या फ्यूचर है? क्यों हमारे पास इतनी रुकावटें आती हैं? बिसाइड पॉलिटिकल थिंग्स वी ऑल नो, लेकिन और क्या वजूहात है जिसकी वजह से ये नहीं बन पा रहा? पहले तो कालाबाग डैम तो वो फाइल ही ख़त्म हो गई है, वो कंट्रोवर्सीज बिटवीन सूबों में थी। दूसरे डैमों के लिए जमा करने की कोशिश की गई कि भाई हम इतनी रकम खुद से जमा कर लें कि वो बना सकें, लेकिन उस डैम को बनाने के लिए 2 एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, सीमेंट और स्टील, और ये दोनों इस वक्त ऑल टाइम हाई पर जा रहा है, पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी। अभी आप एक टन स्टील जो है 2 लाख रुपए का है, तो जाहिर है इतनी रकम भी नहीं थी हमारे पास, और ना रकम जमा हो सकी। जो रकम जमा हुई है वो 10% ऑफ डैम को स्टार्टअप मिल सकता है, लेकिन वो स्टार्टअप के बाद कंप्लीशन तो 20 साल में भी नहीं होगी इस रकम के साथ। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऑयल प्राइसेस की। तो हमने इसके बारे में पहले भी बात की थी कि वो अभी बढ़े नहीं हैं, लेकिन नियर फ्यूचर अगर वो बढ़ते हैं तो क्या उसका इम्पैक्ट PSX यानी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे आएगा? सब पर आएगा ना। देखें, उसमें हमारे पास जो कंपनियां लिस्टेड हैं वो ऑयल, उनका रॉ मटेरियल ही वो ऑयल है जिसको इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो वो जब इंडस्ट्रियाँ जो लिस्टेड हैं उनको महंगा ऑयल मिलेगा तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ख़राब हो जाएगी, और ये कि ऑयल प्राइसेस अब कमी की तरफ जाएंगे, वो 2 वजह हैं कि वो नहीं हो सकेगा कम। एक तो यूक्रेन और रशिया का जो मामला चल रहे हैं उसकी वजह से, और दूसरा जो हौसी और बाकी मिडल ईस्ट का चल रहा है, यमन और सऊदिया या यमन और UAE का चल रहा है। इन दोनों की वजह से ऑयल प्राइसेस अब नीचे आते हुए मुश्किल लग रहे हैं। अगर ये 2 मामला हल हो जाए तो आप देखिएगा $15 ऑयल के प्राइसेस विदिन अ वीक कम हो जाएंगे। ओके, ठीक है। अच्छा सर, मज़ीद बात करते हैं गोल्ड के हवाले से। तो गोल्ड पे देखा जा रहा है कि लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं इस सेक्टर पे, और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चल रही हैं। तो आप क्या देखते हैं कि इस पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? दुनिया में पिछले अगर हिस्टोरिकल 2000-3000 साल से देखें तो जब भी दुनिया में कहीं जंग के आसार आ जाते हैं तो उस टाइम गोल्ड बढ़ जाता है। अभी हमारे दुनिया में ये जो रशियन एडवांसेस हैं, या सऊदीया का है, या ईरान का है, या फिर दूसरी तरफ हम जाएं तो अपना छोटे छोटे जो झगड़े चल रहे हैं अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया से, ये सब जो हैं ये गोल्ड के प्राइसेस मेंटेन कर सकते हैं। और जैसे ही फिर मैं वापस कहूँगा कि हालात सही हुए, जंगों की शोर कम हुआ, तो आप देखिएगा कि फ़ौरन गोल्ड नीचे भी आएगा। ओके, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के बारे में। तो सर यहाँ पे जो जितने भी बड़े ब्रोकर्स हैं, फॉर एग्जांपल AKD, RF हबीब,
जहांगीर सिद्दीकी और भी बहुत सारे लोग। तो इन्होंने ऐसा कौन सा काम नहीं किया PSX के लिए जो इन्हें करना चाहिए था आपके नज़दीक? देखिए, वो जो बिग ब्रोकरेज हाउसेज हैं ना, उन्होंने हर वो काम किया जो ब्रोकरेज के बिजनेस को बढ़ाएं, क्योंकि उनकी खुद की जो बका थी, जो उनकी लाइफ है, वो इस तरह हो सकती है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंटेल आए, स्मॉल इन्वेस्टर्स आए, हमारे यहाँ UIN नंबर जो खुलने की तादाद है वो बढ़े, उनसे उनको डायरेक्ट बड़े ब्रोकरेज हाउस को फ़ायदा होता है कि उनके पास अगर 3000 क्लाइंट हैं तो 30,000 क्लाइंट हो जाएंगे, तो उनके लिए कितना बड़ा बेनिफिट्स है। तो उन्होंने काफ़ी मेहनत की, लेकिन उसमें हमें मुश्किलात जो आ जाती थी ना, वो ये आ जाती थी कि कभी क्लाइंटों की जो रकम आ रही है वो कहाँ से आ रही है उसकी क्वेश्चनिंग, फिर वो जो हमारा काम नहीं है ना, उन बड़े ब्रोकरेज हाउस का काम है ना स्मॉल या मीडियम साइज़ के ब्रोकर, फिर नादरा के उसूलों के ऊपर ये जो आया, फिर क्वेश्चंस इतनी, सिग्नेचर्स इतने, उनके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में इतनी लेटनेस कि वो जितनी मेहनत की है बड़े ब्रोकरेज हाउसेज ने इस काम को बढ़ाने के लिए, वो धड़ी की धड़ी रह जाती है। रेगुलेटर्स से इनको, बड़े ब्रोकरेज हाउस को जो काम सबसे बड़ा करना था वो ये करना था कि रेगुलेटर्स को इजी करने के लिए कि भाई आप जब कोई प्राइस बॉन्ड उस टाइम लेता था तो प्राइस बॉन्ड वो आप करोड़ रुपए के ले लो, कोई पूछने वाला नहीं था, ठीक है। जब उधर कोई पूछने वाला नहीं है, जब वो सेविंग्स में लगा देते हैं, फिक्स इनकम पर लगा देते हैं, कोई पूछता नहीं है उनसे कि भाई ये तेरे पास 50 लाख रुपए किधर से आए और तुमने फिक्स इनकम में कैसे लगाए। तो यहाँ पर आप ठीक है पूछें, लेकिन इतना ज़्यादा ना पूछें कि वो क्लाइंट जो है वो डीमोटिवेट हो जाए और वो चला जाए। मैंने एक बोर्ड में था, तो मैंने एक रेगुलेटर की लेडी थी, उनको मैंने कहा कि आप तो ऐसा लगता है कि आप खून का भी ड्रॉप लगवाएंगे DNA टेस्ट करने के लिए। तो वो मेरे जोक को सीरियस समझने लगी कि ये भी होना चाहिए। तो ये जो है ये बिज़नेस आप DNA टेस्टिंग और कहाँ से पैसा आ रहा है और ये सब पूछने का अगर करेंगे तो जाहिर है फिर स्लोनेस आ जाएगी। जी सर, आपने प्राइस बॉन्ड्स की बात की, तो मैं भी जब छोटी थी आई रिमेम्बर बहुत लोग बाय एंड सेल करते थे, बाइंग करते थे, सॉरी। तो सर अब नहीं आती उसकी आवाज़ें, व्हाट इज द रीज़न? वो वही हुआ ना कि प्राइस बॉन्ड का बिजनेसेस बंद हो गए। दूसरा प्राइस बॉन्ड का ये था कि ये जो जब हम सवालत पूछते थे कि भाई उधर इतना इजीनेस और दूसरे में नहीं, तो उन्होंने उधर भी इजीनेस को यहाँ लाने की जगह हमारी सख्तियाँ उनके ऊपर ले आए। तो वो बिजनेस से बंद हो गए। अचानक वो गवर्नमेंट ने कहा सब जमा करा दो बैंकों में और कैश उठा नहीं। तो ये प्राइस बॉन्ड का जो बिजनेस था वो हम नहीं कहते कि स्टॉक के लिए फेवरेबल था, लेकिन प्राइस बॉन्ड के बिजनेस से ये लगता था कि दो पार्ट में इकोनॉमी चल रही है। एक पार्ट जो है बहुत लीगल, बहुत टू द पॉइंट, बहुत डॉक्यूमेंटेशन के साथ है जो स्टॉक एक्सचेंज है, और दूसरा बिल्कुल नहीं है। तो ये दो एरियाज में इकोनॉमी का चलाना, ये इसका खतरा बढ़ गया था, तो गवर्नमेंट ने इस प्राइस बॉन्ड के बिजनेस ही बंद कर दिया। ओके, ठीक है। अच्छा सर, आपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी फैसिलिटेशन की बात की, तो अगर मैं उनके बारे में पूछूं कि सर यहाँ स्टॉक एक्सचेंज में तो सबके प्राइवेट फर्म्स हैं, प्राइवेटली सब वर्क कर रहे होते हैं यहाँ पे, तो आप सारे मिलके कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बनाते एक बार फिर, जहाँ पे इन्वेस्टर्स देखें और फिर उनको खुद अर्ज हो कि नहीं हमें यहाँ पे आना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। तो और एक बात और कि सर आप यहाँ पे तो वेल एक्सपीरियंस्ड है, तो आपने क्या यहाँ आने इस चीज़ के लिए कोई स्टेप बढ़ाया? देखिए, हर ब्रोकरेज हाउस ने इंडिविजुअली बढ़ाया हुआ था, क्योंकि उसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है उसको होगा जो अपना जो ब्रोकरेज हाउस ये काम करेगा। तो हर ब्रोकरेज हाउसेज ने जो बड़े थे उन्होंने सेमिनार्स किए, लेक्चर्स दिए, प्लेटफॉर्म दिया, ऑफिसेज बनाई बाहर, इवन आउटसाइड कंट्री भी गए, उधर से उन्होंने एक्सपर्टीज़ भी बाई की, जो एक्सपर्टीज़ जो ये काम चलाएं, उन्होंने वहाँ से जो है उधर भी ऑफिसेस खोली, उन्होंने वहाँ से फंडिंग भी लाए। लेकिन जब इंथुजियाज़म नहीं आता है तो जो लोगों की कॉस्ट आ रही होती है वो फिर हिसाब करते हैं कि इसको ऐसे प्लेटफॉर्म को, ऐसे सेमिनार्स को करने की इतनी कॉस्ट आ रही है और क्लाइंटेल नहीं आ रहा है इस तरफ, तो फिर वो गिव अप करते हैं। 2005-06, 2002 से लेकर मुशर्रफ के टाइम में हर ब्रोकरेज हाउस के कम से कम 5 ऑफिसेज बाहर थी इसके अलावा, यानी जो मेन ऑफिस होता है जो स्टॉक एक्सचेंज में होता है।
और वो ऑफिसेज एक किस्म का सैटेलाइट ऑफिसेज थी जो इसको हैंडल करती थी और क्लाइंटेल को। आहिस्ता आहिस्ता जैसे 2008 आया और क्राइसिस हुए तो सब ऑफिसेज बंद हो गई क्योंकि वहाँ क्लाइंटेल भी नहीं थी, उधर के लॉसेस ऊपर आ गए थे ब्रोकरेज हाउसेस पर उनको चलाने के, और तीसरा ये था कि उनको मॉनिटर करने की इतनी सख्तियाँ आई थी कि लोगों ने कहा कि भाई हम ऑफिसेज बंद कर देते। तो जो इनिशिएटिव लिया गया था वो ज़ीरो हो गया 2008 के बाद। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर Thank योर you. टाइम। आई होप यू एंजॉय टुडेज इंटरव्यू सेशन। अगर आपको कोई और क्वेश्चंस है तो डू कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। यू आर वाचिंग पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स। दिस इज फिजा फहीम साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।